जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 11th of November 25 and we are starting our today's lecture of F3 ACCA। कल हमने इसकी एक जनरल वर्ड्स आई व्यू लिया था सिलेबस का। वो मैंने जैसे भी आपको बताया कि उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। हमारे तकरीबन 20 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में। और मैं क्विकली इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ आपने इसमें FA1 FA2 में भी पढ़े हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो चीज़ नई है फिर हम उससे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंट्रोडक्शन क्या होती, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोले वही चीज़, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट वगैरह। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं कोई काम करते हैं तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ना। तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट वो कैसे बनानी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसे हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग आपने पढ़ी होगी FA2 में भी, उसे हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इस मसले में मेरा के बारे में तो मुझे काफी बात शौक रहती है मेरा उसमें बहुत ज्यादा नहीं मतलब। बेटा आप उसे पढ़ो ना, देखो अगर आप उसके बगैर एकदम ये शुरू करोगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी ना। हम नहीं उसे कोई फिर लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ नहीं, तो हम इसे पढ़ेंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन हम इसे क्विकली पढ़ेंगे। मतलब ज्यादा टाइम उस तरह नहीं लगाएंगे जब एक चीज समझ समझ के पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। और जब हम इसे क्विकली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको चीजें याद भी आएंगी और आप उसे रिवाइज भी करो ना फिर। वो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हम पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन ये है कि आप फिर दोबारा उसे अपडेट करो ना, रिफ्रेश करो अपने आप को। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जनाब। फिर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का को रिकॉर्ड कैसे करना है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आपने तो कुछ ना कुछ तो पढ़ी थी, वो से हम ज़रा एडवांस पढ़ेंगे। नॉन करंट एसेट्स आपने थोड़े से आइडिया लिया था, अब हम उसे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। डिस्पोजल एंड रिवैल्यूएशन आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी, ये अब हम पढ़ेंगे। इनटेंजिबल एसेट नई चीज़ आई है। इंटेंजिबल एसेट होते हैं कि ऐसे एसेट जो दिखाई नहीं देते, ठीक है, होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसे पढ़ेंगे। एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स आपने वहाँ पढ़ा था। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल, इनकम रिसीवेबल, अनअर्न इनकम, वही चार चीज़ें जो होती हैं ये हम यहाँ दोबारा एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रोविजंस वगैरह कैसे होती हैं एटसेट्रा। पेएबल्स, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, अब हम शुरू करें। पेबल होता है कि जो चीज़ आपने देनी है उसके बारे में थोड़ी बहुत अकाउंटिंग प्रोविजंस होती है, ऐसी चीज़ जो आपने देनी तो है लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी देनी है, एग्जैक्टली नहीं पता, तो उसे हम लाइबिलिटी नहीं कहते, उसे हम प्रोविजन कहते हैं। वो क्या होती है। और कंटिजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो कंटिजेंट है। कंटिजेंट का मतलब होता है कि हो सकता है देनी पड़े, हो सकता है ना भी देनी पड़े, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि देनी पड़ेगी। लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों है कि हो सकता है ना भी देनी पड़े। जैसे हमारा कोई बैंक कोर्ट का केस चल रहा है, हमें लगता है कि 60% चांस है कि हम हार जाएंगे, और अगर हम हार गए तो हमें 2 लाख रुपया फाइन देना पड़ेगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है। ऐसी लाइबिलिटी जो भी कंफर्म ना हो लेकिन जिसके होने के चांसेस हों, उसे हम कहते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो उसके बारे में लॉ क्या कहता है या स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट, ये हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कहाँ से आती है और उसे किस हिसाब से डील करना है। रिकन्सिलिएशंस, रिकन्सिलिएशन या बैंक रिकन्सिलिएशन और इस तरह की चीज़ें कुछ हम रिकन्सिलिएशन पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, ये आप पहले पढ़ चुके हो, हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक पढ़ी थी, यहाँ पर हम उसे बनाना शुरू करेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ऐसे रिकॉर्ड जो कंप्लीट नहीं है तो उसमें हमने क्या पढ़ना है। हम जो डबल अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है, ठीक है, डबल एंट्री पढ़ रहे हैं। जबकि इससे पहले क्या होता था, इंसान सिर्फ सिंपल लिख लेता था, जैसे आपकी वालदा भी होंगी, घर में भी कोई लिखता होगा जी आज 200 रुपए की सब्जी आई है, तो लिखा सब्जी 200 रुपए, बस, कोई डबल एंट्री नहीं। अब तो हम बकायदा डबल एंट्री करते हैं, एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट। तो वो जो रिकॉर्ड बनाया जाता था ऐसी सिंपल अंदाज में उसे कहते थे सिंगल एंट्री, ठीक है। एक लाइन लिख ली बस, इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे दे दिए, सब्जी खरीद ली, ये कर लिया, उसे हम कहते थे सिंगल एंट्री। लेकिन अब चूंकि पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री पे है तो हमें उस सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल एंट्री पे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब है हम सिंगल एंट्री पे है, हमारे रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, डेबिट क्रेडिट कंप्लीट नहीं है, हमने उसे कंप्लीट करना है। वहां से कैसे अपना प्रॉफिट बनाना है,
कैसे बैलेंस शीट बनानी है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वहां पे आपको आइडिया दिया गया था अभी तक कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। यहाँ पे हम उसे बनाना शुरू करेंगे कि ये बनाई कैसे जाती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे क्या बता रही है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वो मुख्तलिफ रेशोज निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे, तो वहां से पता चलेगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ये हम करेंगे। फिर कंसोलिडेशन आपके पहली बार आएगी आपके सामने। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी को 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए हैं। अब इसका मतलब है उसका कंट्रोल आ गया है इसमें, ज़्यादा मेजोरिटी तो उसके पास है। अब वो जैसे चाहे इस कंपनी को चलाए। हम कहते हैं जिस कंपनी ने शेयर खरीदे हैं वो कहलाती है पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर खरीदे जाते हैं उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो लॉ ये कहता है, स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप बन गया है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो एक तो जो कंपनी कंट्रोल करी है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो बनाएगी जैसे वो बनाती है। एक वो अपनी तमाम सब्सिडरीज या पूरे ग्रुप को भी एक कंपनी कंसिडर करेगी और पूरे ग्रुप की भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएगी। ठीक है ना। तो ऐसी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पूरे ग्रुप की बनाई जाती हैं, जिसमें पेरेंट की अपनी बैलेंस शीट भी होती है और उसने जहां जहां कंट्रोल किया हुआ है कंपनी को उन सबकी भी बैलेंस शीट होती है, उसकी अपनी इनकम स्टेटमेंट भी होती है और तमाम सब्सिडरीज की इनकम स्टेटमेंट भी होती है। जब इकट्ठा करके एक ओवरऑल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो कंसोलिडेशन कैसे करनी है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद चैप्टर एक दो और हैं लेकिन वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से रिलेटेड है। चैप्टर 1 है प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर 22 है प्रैक्टिस आंसर्स, और चैप्टर 23 रेफरेंस है, तो वो तो हम एक सिंपल सा इस पे एट ए ग्लांस देख लेंगे। बेसिकली ये हमारा सिलेबस है। तो आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या, और ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि ये कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, हम एक तरह से अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत क्विकली हम पढ़ेंगे, नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछते रहोगे। तो सबसे पहले आए जब शुरू में आ गए और अब चैप्टर नंबर 1 में जहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो अगर हम इसे पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है तो उसे वहां से हम शुरू करते हैं अपनी बात। ये चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें सबसे पहले उसने चैप्टर ओवरव्यू दिया है। वो जो उसने बॉक्स बनाए हैं, फ्लो चार्ट बनाया है। अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और फिर मैनेजमेंट अकाउंट्स। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने मुझसे नहीं पढ़ी, नहीं तो मैं जनरली बताता हूँ शुरू में ही। अब मैं उसे रिवाइज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन भी लेना। अकाउंटिंग इज द आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस, it's an art. Accounting is the art of identifying, recording, पहले recording, identifying, recording, classifying, and summarizing the business transactions and interpreting the results thereof. अकाउंटिंग इज द आर्ट, इट्स नॉट साइंस, इट्स आर्ट। और साइंस और आर्ट में क्या फर्क होता है? साइंस उन चीज़ों को स्टडी करती है जो दुनिया में पहले से मौजूद हैं, फिनोमिना चल रहे हैं, हम सिर्फ उसे डिस्कवर करते हैं और उसे इस्तेमाल करके नई चीज़ें बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन दुनिया में हमेशा से थी, अल्लाह पाक ने दी है। कार्बन डाइऑक्साइड थी, मुख्तलिफ मिनरल्स थी। ये क्या होती हैं, इनके क्या मॉलिक्यूलर, इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होती है, ये साइंस है। आर्ट का मतलब है कि हम एक मौजूद चीज़ को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर कर लें। अब ये टेबल है, ये छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लिया ज़रूरत के हिसाब से, और ऐसे बड़ा किया कि देखने में अच्छा भी लगे, इट्स एन आर्ट। इस चीज़ के नए डिज़ाइन बनाना, इसके फर्नीचर के नए डिज़ाइन बनाना, इट्स एन आर्ट, इट्स नॉट साइंस। लेकिन ये देखना कि लकड़ी होती क्या है, लकड़ी की कंपोजिशन क्या है, इट्स साइंस। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट्स नॉट साइंस। हमने मुख्तलिफ चीज़ों को, असूलों को इकट्ठा किया एक मखसूस पर्पज़ के लिए कि इस काम को कैसे बेहतर अंदाज में किया जा सकता। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो देखना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। हो गई है जी, बिल्कुल हो गई है। अगला स्टेप क्या है? रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कर लिया तो फिर क्या करना? समझ। क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, उसे क्लासेस बना देना, मुख्तलिफ क्लासेस में एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा कर देना।
और उसके बाद क्या करना, समराइजिंग, समरी बनाना उसकी, और आखिर में इंटरप्रेटिंग इस समरी से फिर देखना है कि हमारी पोजीशन कैसी जा रही है। तो रिकॉर्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं डबल एंट्री में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी ना। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर द फर्स्ट बुक्स वेयर अकाउंट द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हम क्या एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ट्रांजैक्शन हो गई है कि नहीं हुई, किस तरह करते हैं वो, आपने पढ़ा था ये FA1 में और FA2 में। सबसे पहले क्या पढ़ा हम करते हैं, जब हम बिजनेस में बैठते हैं क्या हमें पढ़ाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, याद होगा। एक डॉक्यूमेंट सामने आ गई, तो ये डॉक्यूमेंट इस चीज का एविडेंस है कि कोई ट्रांजैक्शन हो गई है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं। एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मैं आपसे चीजें लेना चाह रहा हूँ, हमने चीजें दिखाई, उसे पसंद ही नहीं आई, चला गया। क्या ट्रांजैक्शन हुई, नो। उसने तो लिया ही कुछ नहीं, ना हमने उससे कुछ लेना है ना उसे कुछ देना है, और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बनी एज सच। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा नहीं जी मुझे चीजें चाहिए, उसने चीजें ले ली, हमने उसे बिल बना के भेज दे दिया। अब बिल किस चीज का एविडेंस है कि इस बंदे ने चीजें ली हैं और हमें इससे पैसे लेने हैं। तो ये बिल इस चीज का एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हो गई है। तो जो आइडेंटिफाइंग में क्या होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनेगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन हो गई। अब अगला सवाल है, ट्रांजैक्शन तो हो गई है, नजर आ रहा है, बिल बना हुआ है, इसे रिकॉर्ड कैसे करना है। फिर हमें बताया गया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का कॉन्सेप्ट लो और इसे ऐसे रिकॉर्ड करो, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करो, सेल्स रिटर्न में, एंड सो ऑन। तो हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या वॉचर्स। वॉचर में आपको बाद में बताऊंगा क्या होते हैं। अच्छा वो हो गया। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में तो आ गया, फ्यूल भी खर्च हुआ है, एंटरटेनमेंट भी हुई है, चाय भी हुई है, स्टेशनरी भी आई है, सैलरीज भी दी हैं, और एक से ज़्यादा बार दी हैं। अब पहले एंट्री आई सैलरी, अली को दी, फिर आ गया फ्यूल डलवाया, फिर एंट्री आ गई सैलरी दी काशिफ को, फिर दोबारा फ्यूल डलवाया, फिर ऐसे मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हुई हैं। अब 50 बार फ्यूल डलवाया और 10 बार लोगों को सैलरीज दी हैं। अब टोटल सैलरीज इस महीने में कितनी दी हैं वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो 50 एंट्रियां की हुई हैं सैलरीज की। अब उन्हें इकट्ठा कर देना है कि अली की सैलरी, फलां की सैलरी, फलां की सैलरी, तो मुझे पता चल जाएगा इस महीने में टोटल सैलरी मैंने 2 लाख रुपए दी। फ्यूल की 30 ट्रांजेक्शन थी, मैंने इकट्ठी कर दी, तो पता चला इस पूरे महीने में फ्यूल मैंने 50,000 रुपये का डलवाए। अभी मैंने रिकॉर्डिंग की थी और जूनियर ट्रांजेक्शन हो रही थी, मैं लिखता जा रहा था, फ्यूल लिखा, फिर सैलरी लिखी, फिर फ्यूल लिखा, फिर सैलरी लिखी। तो मैंने 500 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। अब उन्हें इकट्ठा कर, एक जैसी ट्रांजेक्शन को अलग कर देना है, फ्यूल को अलग कर देना है, सैलरी को अलग कर देना है, एंटरटेनमेंट को अलग कर देना है। ये इसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर्स। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से हम फिगर्स कहाँ ले जाते हैं, लेजर्स में, और लेजर हर चीज का अलग होता है। सैलरी का अपना लेजर होता है, फ्यूल का अपना होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर, कि एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर, वो भी हो गया। इसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस तो सिंपल समरी होती है कि फ्यूल पे टोटल इतने पैसे अभी तक लगे हैं, सैलरी पे इतने, एसेट्स इतने हैं, लाइबिलिटीज इतनी हैं, तो उन सबको जमा करके डेबिट क्रेडिट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, इट्स अ समरी, कि आज तक मैंने जो ट्रांजेक्शन की है इस साल में या इस महीने में, उसकी ये समरी है। तो अगला स्टेप क्या आ गया, समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, उसके थ्रू किया जाता है। क्लासिफाइंग क्या है, लेजर्स। उसके बाद फिगर कहाँ चली जाती है, ट्रायल बैलेंस में। तो हम क्या बना रहे हैं, समराइजिंग। और फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनती है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन। ठीक है। तो ये होता है अकाउंटिंग का फ्लो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करना। रिकॉर्डिंग मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाना। क्लासिफाइंग मतलब लेजर बनाना। एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाना। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना के देखना कि मैं कहाँ पे स्टैंड करूँ। अब हम जब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक वर्ड है, मैं क्या देख रहा हूँ, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि मैंने परफॉर्म कैसा किया। पोजीशन का मतलब क्या है, मेरी पोजीशन कैसी है। तो दोनों में क्या फर्क है। जैसे आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं, आप बहुत अच्छा खेले, आपने बहुत सी विकेट्स ली, आपने स्कोर भी बहुत किया, लेकिन बदकिस्मती से आप हार गए। आखिरी मैच में आपको मोच आ गई, आप गिरे, मोच आ गई, आप जख्मी हो गए, तो टूर्नामेंट आप नहीं जीत सके। तो हम कहेंगे परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी इस टीम की, लेकिन पोजीशन अच्छी नहीं है, बेचारे चौथी पोजीशन पे गए।
तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि मैंने इनपुट कितनी दी किसी चीज में, मैंने अपनी एनर्जी कितनी लगाई और कितने अच्छे तरीके से लगाई। इसे इनपुट, इनपुट मैंने कितनी दी, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। पोजीशन, आउटपुट, इसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है। तो मेरी परफॉर्मेंस कौन बताती है, इनकम स्टेट, कि मेरी इतनी सेल्स हुई, इतनी मेरी कॉस्ट हुई और ये मेरा प्रॉफिट है, मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर हैवी प्रॉफिट है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो ठीक है परफॉर्मेंस, अगर मैं लॉसेज में हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। परफॉर्मेंस के बाद क्या आया कि मैं इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे हालात कैसे हैं। हालात कैसे बनते हैं, मेरे पास कितने एसेट्स, मैंने लोगों के कितने पैसे देने हैं, ये मेरे हालात हैं। मेरे पास 50 करोड़ के एसेट्स हैं, लोगों के मैंने सिर्फ 5 करोड़ देने हैं, तो मैं 5 करोड़ लोगों का दे भी दूं तो मेरे पास कितने एसेट बचेंगे, 45 करोड़। ये सारे मेरे हैं, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर मेरे 50 करोड़ के एसेट है, मैंने लोगों के 40 करोड़ देने हैं, तो मतलब क्या है कि 50 करोड़ के एसेट में 40 करोड़ के जो एसेट है वो मैंने लोगों के पैसों से बनाए हुए हैं, और कल मैंने पैसे वापस दे दिए तो मेरे पास अपने कितने बचेंगे, सिर्फ 10 करोड़। तो मेरी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब पोजीशन स्ट्रांग कैसे होती है, आप प्रॉफिट कमाई जा रहे हो, कमाई जा रहे हो, आपके एसेट बढ़ते जा रहे हैं, तो पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। अगर आप लॉसेज में हो तो आपके एसेट्स कम होते जाएंगे। तो पहले परफॉर्मेंस होती है, वहां से आपकी पोजीशन पे इम्पैक्ट आता है। तो मेरी जो इनकम स्टेटमेंट है वो मेरी परफॉर्मेंस बताती है, और मेरी जो बैलेंस शीट है वो मेरी पोजीशन बताती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब उसका नाम हमने चेंज कर दिया ना बैलेंस शीट का, हम उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक्चुअली मेरी क्या बता रही है, परफॉर्मेंस। ये याद रखना, ठीक है। तो ये उसने ऊपर लिखा है कि रिकॉर्डिंग, उसने पूरी वो नहीं लिखी चीजें, उसने बड़ी मुख्तसर कर दी कि रिकॉर्ड करना और समराइज करना। उसने लेजर को भी रिकॉर्डिंग में ही ले लिया, ठीक है। आइडेंटिफाइंग वाला चक्कर उसने किया ही नहीं, तो उसने बड़े सिंपल अंदाज में आपको बताया। लेकिन आप पूरी जो उसकी डेफिनेशन है उसे याद रखना है तो आपको सही फ्लो समझ आएगा। फिर समराइजिंग से नीचे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो, लेजर ट्रायल बैलेंस है। मैंने उसे क्या नाम दिया है, एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, उसने सीधा ही नाम लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड नोट्स। ये 5 होती हैं, याद रखने, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको पहले अंदाजा है, कुछ ना कुछ आपने पढ़ी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी अंदाजा है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का भी आपको अंदाजा था, लेकिन अभी पढ़ी जाना नहीं थी डिटेल में, अब हम वो पढ़ना शुरू करेंगे कि ये कैसे बनती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, नाम से नजर आ रहा है। इक्विटी क्या होती है, मालिकों का जो पैसा बिजनेस में लगा होता है उसे इक्विटी कहते हैं, उसे कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल और इक्विटी में क्या फर्क है वैसे। प्रॉफिट के बाद आती है वो इक्विटी, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। शाबाश, जो आपकी आपने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। फिर वो इन्वेस्टमेंट जब बिजनेस यूज करता है तो प्रॉफिट्स आते हैं। प्रॉफिट किसके हैं, मालिकों के ही हैं। लेकिन मालिकों ने बिजनेस से प्रॉफिट अभी तक नहीं लिए, वापस नहीं लिए, और बिजनेस में ही है, तो वो मालिकों ने ही लेने हैं। एक तो उनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और एक उनके प्रॉफिट में उनका हिस्सा है। दोनों को जब जमा कर देते हैं तो हम इसे टर्म टर्म देते हैं इक्विटी। तो इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अगर तो उन्होंने प्रॉफिट ले लिया बिजनेस से, लेके खा पी गए, फिर तो बिजनेस ने दोबारा तो नहीं देने। इक्विटी का मतलब है बिजनेस ने मालिकों को कितने पैसे वापस देने हैं। एक तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो देनी है, और एक जो प्रॉफिट कमा लिए हैं बिजनेस ने लेकिन अभी तो उन्होंने नहीं लिए मालिकों ने, वो लेने। तो उसे कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कहते, उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुआ। तो इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब क्या है कि आपने स्टेटमेंट बतानी होती है कि पूरे साल में इक्विटी में कितनी चेंज आई। क्या बताएंगे, साल के शुरू में इतना कैपिटल था मालिकों का, इतना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिजनेस में पड़ा था, साल के दौरान इतना मजीद इन्वेस्ट कर दिया मालिकों ने, इतना इस साल का प्रॉफिट हुआ जिससे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बढ़ गए, इतने पैसे मालिकों ने वापस विड्रॉ कर लिए, ड्राइंग्स कर ली, या इतना प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया। तो प्लस माइनस करेंगे तो जो आखिरी जवाब आएगा कि मालिकों का अभी भी इतना कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिजनेस में लगा हुआ है। ये जो एक रिकन्सिलिएशन सी बनती है ना, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये आपके सिलेबस में अभी खैर नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, 5। 4 नहीं है, 3 नहीं है, 5 होंगे तो कंप्लीट होगी। हमारे स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर पांचों में से कोई एक भी मिसिंग है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम्प्लीट। अब नोट्स क्या है,
नोट्स इज नथिंग, नोट्स में सिर्फ आपने डिटेल्स दी हैं। बैलेंस शीट में आपने बताया लॉन्ग टर्म लोन मैंने बैंकों से लिया हुआ है 20 करोड़। नोट्स में क्या बताएंगे? कौन से बैंक से लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए, रीपेमेंट कैसे करनी है, सिक्योरिटी क्या दी हुई है, एटसेट्रा। सफिशिएंट डिटेल्स आपने देनी होती हैं ताकि बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाए सारी डिटेल्स का। वो जो सारी चीजें कहाँ दी जाती हैं? नोट्स में। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? आपने IS 2 इन्वेंट्री में फाइफो पढ़ा था, Yes, sir. एवरेज पढ़ा था। Yes. कोई कंपनी फाइफो ले रही होगी, कोई एवरेज ले रही होगी, तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी। तो नोट्स में आपने बताना होता है कि हमारी कंपनी फाइफो यूज करती है या एवरेज यूज करती है। तो इस तरह की सारी चीजें नोट्स में देनी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, से आगे चलते हैं फिर। अगर आगे इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लेनी है, ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा, एक चीज़ ऊपर रह गई। उसने सबसे ऊपर बॉक्स में जो लिखा हुआ था ना, रिकॉर्डिंग समराइजिंग, और एक साइड पे क्या लिखा था? मैनेजमेंट अकाउंट्स। मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं बस? Costing and receiving ये भी होगा होते वो कौन बनाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग बनाता कौन है? बिजनेस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है मैनेजमेंट अकाउंट्स? अलग। वो तो मैनेजमेंट सारी है ना, मैनेजमेंट तो सब कुछ ही देख रही है। आपका अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो जनरली दो तरह का होता है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का मकसद क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है इसके अलावा जो मैनेजमेंट या कॉस्ट से रिलेटेड डाटा है उसे इकट्ठा रखना है और वहाँ एनालिसिस करने है। उन्होंने रिपोर्टिंग उन्होंने भी करनी होती है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करनी होती, उन्होंने मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करनी होती है। मतलब कि मैं एक चीज़ बनाता हूँ जिसमें कितना रॉ मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितना ओवरहेड लगा, मुझे पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट पड़ी है 200 रुपये, तो ज़ाहिर मैं 200 से ऊपर ही बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा ना। ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको डाटा चाहिए। वो सारा जो डाटा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप में नहीं आता। उसके लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है? तो वो उसने इसलिए अटैच कर दिया है, लेकिन बहरहाल वो आप MA 1 और MA 2 में पढ़ोगे ना, और आगे उसमें वो चीज़ पढ़ोगे, आप मैनेजमेंट अकाउंट्स पढ़ोगे बेसिकली। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन आ गई थी, फिर उसके बाद नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे पढ़ लेना है नीचे जो उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैंने अभी आपको आइडिया दिया है, एक नज़र इसे पढ़ना है। और अगर नहीं समझ आती तो मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है इसे एक बार। ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं? बहुत सारे। जो बंदा किसी भी सेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करता है वो यूजर है। कौन है मतलब? सबसे पहले कौन है? इन्वेस्टर। कौन से इन्वेस्टर? जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ वो कौन है? वो तो ओनर्स हैं, वो तो शेयर होल्डर था। तो पहले यूजर कौन हो गए? शेयर होल्डर्स। वो देखेंगे कि हमारे जो पैसे हैं मैनेजमेंट कैसे इस्तेमाल कर रही है, कितने प्रॉफिट्स हैं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी होता है जो अभी सोच रहा है कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूं कि ना खरीदूं। तो वो भी तो आपके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ेगा ना। अगर उसे अच्छी लगेगी तो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, मुतवक्को इन्वेस्टर। और कौन है? गवर्नमेंट है कि नहीं? गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? उसने आपसे टैक्स लेना है। तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट देख के फैसला करेगी, देखेगी कि इनका टैक्स बनता कितना है और इन्होंने दिया कितना है। और कौन इन्वेस्टर है? बैंक्स। जिन बैंकों से आपने लोन लिए हुए हैं वो आपके यूजर हैं। यस। वो देखेंगे कि इन्होंने मेरा लोन वापस करना है तो इनकी पोजीशन कैसी जा रही है, ये लोन वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी आप पे नजर रख के बैठा है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। और कंपिटिटर्स भी आप पे नजर रख के बैठे होंगे कि ये कर क्या रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आम पब्लिक आपकी यूजर है कि नहीं? वो क्या यूज कर रही है? ना उनकी इन्वेस्टमेंट आपके साथ, ना वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे यूजर हो गए? कौन से डेट्स? डेट तो पब्लिक ने तो नहीं दिए, वो तो बैंकों ने दिए हैं आपको। तो पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है? पब्लिक यूजर है कि नहीं? कैसे? बोले क्यों यूज करेगी, वो क्यों पढ़ेगी चीजों को? पब्लिक ऐसे एक बहुत बड़ी यूजर नहीं है, लेकिन यूजर है। वो कैसे है? कि जिस गांव में आपकी फैक्ट्री लगी है और ठीक ठाक आपने फैक्ट्री में लगाई, तो उन लोगों की तवक्को आपसे बन जाएगी कि यार इतना बड़ा प्लांट, इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो कुछ अपने इलाके के लिए भी काम कर दें। कुछ यहाँ एक सड़क ही बनवा दें, या ये जो गंदा पानी निकालते हैं, हमारा अच्छा बड़ी साफ नहर थी गाँव की, इन्होंने सारा गंदा पानी इसमें डाल दिया है, तो वो यूजर हो गए कि नहीं?
वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ेंगे? ये देखने के लिए कि क्या आपने गंदे पानी को ट्रीट करने का भी कोई इंतजाम किया है कि नहीं, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं, बैलेंस शीट में कोई ऐसे एसेट्स हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि गंदे पानी को ट्रीट करके बाहर फेंके। तो यूजर तो वो भी बन गए किसी हद तक, ठीक है। तो वो भी यूजर है। बल्कि लिस्टेड कंपनी जो है ना पाकिस्तान में भी और बाहर भी, अब उनके लिए कंपलसरी करार दे दिया गया है कि अपने प्रॉफिट की 7% उन्होंने CSR पे लगानी है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें जब आहिस्ता आहिस्ता आप सुनोगे ना तो आगे तक फिर आपका एक विजन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हर लिस्टेड कंपनी ने जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसने अपने प्रॉफिट की सर्टेन परसेंटेज, मेरे ख्याल 3% है पाकिस्तान में, उसने CSR पे लगानी है। अब CSR क्या भला है? CSR से बनता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट कंपनीज, कॉरपोरेशंस, सोशल मुआशरती रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। पहले कहा जाता था बिजनेस का काम तो बिजनेस करना है, इससे सोसाइटी से क्या लेना देना है, ठीक है, ये अपना काम करे, सोसाइटी अपना जीती रहे। अब वो कहते हैं नहीं, एक नया ट्रेंड आ गया कि चूंकि ये कंपनी सोसाइटी की जमीन इस्तेमाल करती है, सोसाइटी की आबो हवा को डिस्टर्ब करती है, तो इसका फर्ज है कि ये सोसाइटी के लिए भी थोड़ा सा काम करे। तो हमारा लॉ ये कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी ने कम से कम 3% अपने प्रॉफिट का CSR पे लगाना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाना है, सोशल कामों पे लगाना है। अब सोशल काम क्या हो सकते हैं? अपने इलाके में कोई सड़क बनवा दी, अपने इलाके में कोई चौक बनवा दिया, अपने इलाके में कोई छोटा सा स्कूल बना के चला दिया, अपने इलाके में कोई डिस्पेंसरी बना दी, दरख्त लगवा दिए, कोई नाला खुदवा दिया। ये सब कुछ आता है CSR में। और लिस्टेड कंपनीज को हर साल ये बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भाई इस साल हमने 3% प्रॉफिट लगाया है CSR पर, ये यहाँ यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ तक बात होगी तो फिर आपका यूजर हो गया आम पब्लिक के नहीं, वो देखेगी कि आपने CSR पे काम किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो फिर आपके रेगुलेटर से पूछेगी कि भाई ये कंपनी तो काम ही नहीं कर रही CSR पे हमारे लिए, तो क्यों नहीं कर। तो ये सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है। इन्हें आपने एक बार पढ़ लेना है, बस दैट्स इट। आगे चलते हैं जनाब, इन सबको एक बार पढ़ लेना है आपने, ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं एक बार। अच्छा जी, इसके बाद आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। इसे जरा पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डू यू थिंक रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कंपेटिटर्स, मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, ट्रेड यूनियंस या इन्वेस्टर्स? सबसे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चारों में से किसे चाहिए होती है? ट्रेड यूनियंस को? जी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट तो दिन रात करना ही बिजनेस है और इसी पे काम करना है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए। इसके बाद शाबाश, सॉरी, और कॉम्पिटिटर्स? नहीं, इन्वेस्टर्स। डायरेक्टली लिंक्ड कौन है? जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसे बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद ट्रेड यूनियंस, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स। ट्रेड यूनियन क्यों? ट्रेड यूनियन क्या होती है? क्या होती है? सर वो सारे टिकट भी होते हैं मिलके कौन? साची तो। नहीं नहीं नहीं, वो वाली नहीं। हाँ वो भी कह सकते हैं, या यहाँ इसका मतलब नहीं पता। ट्रेड यूनियन वो भी हो सकती है। आप जैसे सीमेंट एसोसिएशन है, मतलब जितनी सीमेंट फैक्ट्री है उसकी मेंबर है, तो सीमेंट एसोसिएशन ने भी तो देखना है कि हमारी कौन सी फैक्ट्री क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, डाटा इकट्ठा करना है। लेकिन उसने तो पब्लिक को बताने या गवर्नमेंट को बताने के लिए या थोड़ा रेगुलेट करने के लिए उसे डे टू डे डाटा नहीं चाहिए, उसे कभी कभार चाहिए। ट्रेड यूनियन का मतलब दूसरा भी होता है, जो आपके अंदर होते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, हमारे जो लेबर लॉज हैं पाकिस्तान के भी यूके के भी, वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज का हक है कि वो अपनी एक यूनियन बना लें। और यूनियन का काम क्या होता है? सारे एम्प्लॉयज अपना इलेक्शन करते हैं, एक यूनियन का वो चेयरमैन बना लेते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन बना लेते हैं, एक सेक्रेटरी बना लेते हैं। अब होता यह है कि ये पूरे एम्प्लॉयज की तरफ से मैनेजमेंट के साथ निगोशिएट करती है। मतलब ये कहते हैं भाई आप हमसे काम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, पैसे कम दे रहे हो, हमारे पैसे बढ़ाओ। अब अगर 500 एम्प्लॉई है, हर एम्प्लॉई अपनी अलग अलग बात करेगा तो उसकी बात तो मैनेजमेंट सुनेगी भी नहीं। और अकेले अकेले बात करने में वजन भी नहीं होता। आप 500 बंदे अपना ग्रुप बना लो और एक अपना एक लीडर बना के कहो जी आप हमारे सबकी तरफ से जाके बात करो। तो जब वो मैनेजमेंट से बात करेगा तो मैनेजमेंट को पता होगा इसके पीछे पूरे 500 एम्प्लॉयज हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, इसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो ट्रेड यूनियन का काम क्या है? अपनी फैक्ट्री, अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए, उनके हकूक के लिए मैनेजमेंट से बात करना, निगोशिएट करना और एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतरीन सहूलतें लेने की कोशिश करना। उन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? इस साल कंपनी ने बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाया है, तो ट्रेड यूनियन पे डिमांड करेगी कि हमारी सैलरीज भी बढ़ाएं।
तो फिर यूजर तो वो भी हो गए। तो सबसे पहले इसमें मेरे ख्याल में कौन है, मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टर, तीसरे नंबर पे ट्रेड यूनियन, चौथे नंबर पे कंपटीटर। कंपटीटर को तो कभी कभी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, डेली तो नहीं चाहिए। आपने कोई नई चेंज लाए हो, नया प्रोडक्ट बनाया है, या आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो वो आपसे देखेगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसे रेगुलर नहीं चाहिए। मैनेजमेंट को तो डे टू डे इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर जो मुसलसल आप पे नजर रख के बैठा है कि मैं इन्वेस्ट करूं, उसे भी काफी इंफॉर्मेशन चाहिए। तीसरे नंबर पे ट्रेड यूनियन, उसे सिर्फ अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उन्हें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और कंपटीटर को सबसे कम चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये है, क्या ख्याल है? क्यों है वैस? तो आपने एनालिसिस करने हैं बच्चे, आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है, रट्टे नहीं लगाने। ठीक है ना? तो इसमें तो खैर मैनेजमेंट की बात ही है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज ये आपने पहले पढ़ा होगा, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। कंपनी पढ़ी थी कि नहीं वहां पे? सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, एक बंदा उसी ने पैसे लगाए हैं, वो खुद ही बिजनेस को देख रहा है। पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिल के काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप होती है। और कंपनी क्या होती है? वो तो लिस्टेड पार्टनरशिप भी होती है। पार्टनरशिप रजिस्ट्रार और पार्टनरशिप से लिस्टेड होती है। कंपनी एससीसीपी से लिस्टेड होती है। तो फर्क क्या है, टेक्निकली क्या फर्क है ये बताएं। सेपरेट 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 एंटिटी का मतलब क्या है? 10 मिनट मतलब वो शेयर इशू कर सकते हैं। नहीं, वो तो अलग कर ही सकता है ना, वो तो अलग चीज है। ओनर बिजनेस से तो फिर नहीं, ओनर बिजनेस अलग नहीं, वो तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप है। सेपरेट एंटिटी क्या चीज है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट बिजनेस, सेपरेट एंटिटी? कंपनी पढ़ी है, कितनी डिटेल में पढ़ी थी? ज्यादा नहीं पढ़ी होगी मेरा ख्याल है। ज्यादा नहीं। अब मैं आपको मोटी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम खत्म कर देंगे, बल्कि अगले लेक्चर में ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। कंपनी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जाके पढ़ोगे। देखो, पार्टनरशिप में दो बंदे, चार बंदे, छह बंदे, आठ बंदे, 10 बंदे हैं। अगर पार्टनरशिप में 50 बंदे हो जाए तो बिजनेस चल सकता है। पार्टनरशिप में हर बंदे का राइट होता है, पार्टनर का कोई बिजनेस में आए, बैठे और पार्टिसिपेट करे, उसका राइट है। अब 50 बंदे इकट्ठे हो गए हैं, मुख्तलिफ जहन है, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ अंदाज है, मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन है। पीटीआई वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं। अब वो 50 बंदे जब इकट्ठे होंगे तो क्या वो बिजनेस चला लेंगे? एक का मुंह इधर होगा, एक का इधर होगा, एक जिद्दी होगा, एक और तरह का होगा। तो फिर हमें ये लगा कि जब बिजनेस बहुत फैल जाते हैं, बेहद पैसा चाहिए और बहुत सी एक्सपर्टीज चाहिए, और हमें चाहिए कि मखसूस 10-12 लोग ही बिजनेस चलाएं, इससे ज्यादा बिजनेस ना करें। लेकिन इन्वेस्टर तो 5 लाख हो गया है, तो फिर क्या करना है? 5 लाख पार्टनर्स तो नहीं हो सकते। अगर होंगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो जब बिजनेस एक्सपैंड किए तो हमें लगा कि नहीं यार, पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो हमें कोई नए रूल्स बनाने चाहिए। जब वो नए रूल बने तो उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? कंपनी। तो उसके रूल 4-5 ही हैं मोटे मोटे, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। बस उससे ज़्यादा आपको आइडिया की अभी ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम 10 नहीं होते, मिनिमम 2 होते हैं। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 20 कहाँ लिखा हुआ है? सर ये कॉमर्स वन में बड़ा कहाँ लिखा, कहाँ पे हुआ है? F1 में तो पढ़ा था, लिखा कहाँ पे हुआ है? बुक में तो आया है ना। कौन से लॉ में से उसने उठाया बुक ने? अब ये तो नहीं आपको कहना चाहिए कि F1 की बुक में लिखा था। भाई वो तो कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है, चेंज हो जाएगी। असल में क्या लॉ में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है जो इम्प्लीमेंटेड है। तो याद रखना है कि ये मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ है, एक जगह पे नहीं लिखा। बैंकिंग बिजनेस अगर कंपनी कर रही है ना, पार्टनरशिप करी, तो मिनिमम 10 मेंबर्स। लेकिन अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रही है तो सॉरी, मैक्सिमम 10 मेंबर्स। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस करी है तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स। याद रखना है। और ये कहाँ लिखा है ये आपने ढूंढना है, जरा नेट पे सर्च करके मुझे बताना है कि ये रिक्वायरमेंट यूके के लिए कहाँ पे लिखी है, पाकिस्तान के लिए कहाँ पे लिखी है। ये आपने ढूंढना है कौन से लॉ में लिखी है, किताब में नहीं ढूंढना। किताब तो किताब है, वो तो आपके लिए लिखी गई है। लॉ लिखा गया होता है पूरी स्टेट के लिए, वो इम्प्लीमेंटेड होता है पूरी स्टेट पे। आपने वो चीज़ ढूंढनी है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, वो कहाँ लिखी है। तो कम से कम 2 मेंबर, दो से अगर एक मेंबर है वो तो सोल ट्रेडरशिप हो गई ना। दो हुए तो पार्टनरशिप शुरू होती है। बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। 11 बंदों से बैंकिंग बिजनेस नहीं हो सकता, उसे कंपनी बनानी पड़ेगी। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस करना है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है तो 20। लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू आर इंजीनियर, इफ यू आर डॉक्टर, और आप अपनी ये सर्विसेज के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। याद रखें।
फर्ग्यूसन का नाम सुना है? PwC ऑडिट फर्म जो है पाकिस्तान की टॉप की, उसके पाकिस्तान में कोई 55 के करीब मेंबर पार्टनर्स हैं, और दुनिया में इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो जो सर्विस सेक्टर है ना, कोई इंजीनियरिंग फर्म अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रही है, ठीक है, चीज नहीं बेच रही, सर्विसेज दे रही है, मेंटेनेंस सर्विसेज दे रही है, रिपेयर सर्विसेज दे रही है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फर्म बना के बैठे हैं, हमारे लिए कोई लिमिट नहीं। सर्विस सेक्टर में देर इज अनलिमिटेड, देर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग मैक्सिमम पार्टनर्स कैन कुड बी 20, एंड इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम पार्टनर्स कुड बी 10। अब ये लिखा कहाँ पे हुआ है? ये अब आपने ढूंढना है। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं और लिखा हुआ है। स्टेट बैंक में के एक लॉ में लिखा हुआ है, बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड स्टेट बैंक के लॉ में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस जो है वो 10 से ज्यादा मेंबर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो खैर बैंकिंग बिजनेस हो ही नहीं सकता, पार्टनरशिप कर ही नहीं सकती। पार्टनरशिप के लिए यू शुड बी अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कंपनी बैंकिंग बिजनेस कर सकती है पाकिस्तान में, अदरवाइज नहीं हो सकता जनरली। ठीक है, बड़ा लिमिटेड हो सकता है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलते हैं, और कल फिर इससे आगे लेके चलेंगे। मैं बहुत क्विकली जा रहा हूँ इसलिए कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने साथ साथ कवर कर लेना, एक बार जरूर पढ़ लेना है, इसे इग्नोर नहीं करना। नहीं समझ आई, कोई चीज़ मिस हो रही है तो फिर कल आगे मुझे बताना है कि सर फलां चीज़ नहीं समझ आई। ठीक हो गया? हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेंगे और आगे बढ़ते जाए, ताकि हम जल्दी खत्म करें और जल्दी आप पेपर दे के आगे लें। हम टाइम नहीं लगाएंगे इन चीज़ों पे। ओके जी, थैंक यू। सर उनको मैं कहूँ ग्रुप बनाते हैं। हाँ, इन्हें कहें ना, ग्रुप बनाओ।